हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सिटी हॉस्पिटल में अमृत वैशाली को लेकर घर नहीं गया था। रात ज़्यादा हो जाने के कारण वो वहीं पर रुक गया था। अमृत की नींद खुलती है और वो वैशाली की तरफ देखता है, जो कि टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। वैशाली को जगता हुआ देखकर अमृत ठीक से बैठते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? कहीं फिर से पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे शक्ल में 12 काहे बजा हुआ है? जिस पर अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर उसे देखते हुए बोला, वैशाली, इंद्र मित्तल के बारे में सोचकर स्ट्रेस लेना बंद करो। ये तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए सही नहीं है। वैशाली अमृत की बात पर गहरी सांस लेकर बोली, हम उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन हमारा दिमाग बार बार वही की तरफ जा रहा है, हम क्या करें? अमृत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, तुम कुछ मत करो, तुम बस शांत रहो। अगर तुम कुछ होता है तुम मुझे बताओ, घर में है उन लोगों को बताओ, लेकिन प्लीज़ खुद में सोच कर मत रहो। वैशाली अमृत की बात पर बोली, तुम हमारी सब बात मानोगे? अमृत जल्दी से अपना सिर हिलाकर बोला, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। जिस पर वैशाली बिस्तर से उतारते हुए बोली, तो घर चलो ना, हमको नहाना है। अमृत वैशाली को सहारा देकर बिस्तर से उतार देता है और दोनों वार्ड से बाहर आ जाते हैं। फिर वैशाली इधर उधर देखते हुए अमृत से कहती है, वापी कहाँ है? वो भी तो आया था ना हमारे साथ। अमृत अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, लेकिन मैंने उसे घर रात को ही भेज दिया। अब तुम घर में चलकर उससे मिल लेना। तो चले? वैशाली अमृत की बात पर अपना सिर हिलाती है और दोनों लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तब उन्हें मृत्युंजय मिल जाता है, जो कि कुछ खोया हुआ ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर न सोया हो। वैशाली मृत्युंजय को देखकर बोली, गजब, मतलब हमसे मिलने आ रहे हो आप? वैशाली की आवाज़ पर मृत्युंजय अपने सेंस में आते हुए उसे देखकर बोला, अरे तुम होश में हो, मुझे लगा बेहोश पड़ी होगी। वैशाली अपने कमर पर हाथ रख मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, बरका भैया, तुमसे तो हम हिसाब घर में चलकर पूरा करेंगे। हमको उल्लू बनाकर बनारस भेज दिए और खुद दीदी के साथ मजे उड़ा रहे थे लखनऊ जाके। जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, और नहीं तो क्या, तुम क्या चाहती थी? तुम्हें अपने साथ कबाब में हड्डी बनाने के लिए लेकर जाऊं? वैशाली बड़ी शिद्दत से मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, ये जो चेहरे पर रौनक है न, सब गायब कर देंगे, बता रहे हैं। दोबारा अगर हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो। मृत्युंजय वैशाली को इग्नोर करके अमृत की तरफ देखते हुए बोला, अब इसकी तबीयत कैसी है? अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस से बाहर रहने के लिए, बाकी इसकी तबीयत बिल्कुल सही है, ठीक है। मृत्युंजय अमृत की बात पर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसकी फिक्र हो रही है? कहीं मेरे भाई को धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? वैशाली अमृत को अपनी तरफ खींचकर मृत्युंजय को दूर करते हुए बोली, आपसे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत है हमारा पति, हम उसको काहे धोखा देंगे? और उससे भी जरूरी जुगनू लेकर ढूंढेंगे ना, तो भी हमको इतना खूबसूरत पति नहीं मिलेगा। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, और अगर टॉर्च लेकर मैं ढूंढ लूँगा ना, तो भी तुम्हारे जितनी नकचढ़ी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। वैशाली मृत्युंजय की बात पर अमृत की तरफ देखते हुए बोली, देखो, हम प्रेग्नेंट हैं, अगर हम इनके ऊपर चिल्लाएंगे तो हमारा बच्चा भी वही सीखेगा, तो इनसे कहो हमको पागल ना बनाए। अमृत अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम दोनों के पचड़े में मुझे नहीं पड़ना, क्योंकि तुम दोनों साथ हो जाते हो और फिर बाद में मुझे अकेला छोड़ देते हो। जिस पर वैशाली अमृत को बुरी तरीके से घूरने लगती है, तो मृत्युंजय उन दोनों के बीच में आते हुए अमृत से कहता है, इसे घर लेकर जाओ। तो आप किससे मिलने आए थे? वैशाली ने मृत्युंजय से सवाल किया। जिस पर मृत्युंजय कुछ पल सोच कर बोला, मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, बस उसी से मिलने आया था। वैशाली खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, आप ऐसे आदमी हो जो मरते को पानी न दे, बिजनेस पार्टनर से मिलने आए थे, कुछ भी बकते हो यार। मृत्युंजय अमृत को घूरने लगता है, जिस पर अमृत वैशाली को पकड़ कर कहता है, हाँ वैशाली, चलो घर चलते हैं। वैशाली अमृत के बात पर मृत्युंजय से बोली,
हमको भी मिलना है आपका बिजनेस पार्टनर से और हमको पूछना है कौन सी चक्की का आटा खाता है जो हमेशा हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, उन दोनों को लिफ्ट में भेज खुद लिफ्ट से बाहर जा। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, आराम से घर जाना। वैशाली लिफ्ट को बंद होता हुआ देख चिल्लाकर बोले, अगर हमारी दीदी को धोखा देने के बारे में सोचोगे तो हम आपको घर से बाहर निकलवा देंगे, जायदाद से बेदखल करवा देंगे। मृत्युंजय वैशाली की बातों को इग्नोर करते हुए उससे बाय कहता है और लिफ्ट की दरवाज़ा बंद हो जाता है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर विकल्प के वार्ड की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय जब वार्ड के पास पहुंचता है तो देखता है डेविड वहां पर अकेला बैठा था। मृत्युंजय उन लोगों के पास जाकर बोला, मिस्टर राजन और वापी कहाँ हैं? मृत्युंजय की बात पर डेविड बोला, छोटे खरगोश ने कहा कि उसे कुछ काम है इसलिए वो सुबह सुबह ही निकल गया। डेविड के जवाब पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, विक्की को होश आया? डेविड अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, डॉक्टर रूटीन चेकअप करने आएंगे तब पता चलेगा। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो डेविड मृत्युंजय को देखते हुए कहता है, कुछ हुआ है क्या बॉस? कल मिस्टर राजन ने क्या कहा आपसे? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ खास नहीं, बस जिसने भी विक्की के साथ ये सब किया उस बारे में बात हो रही थी। डेविड मृत्युंजय के जवाब पर और ज़्यादा कुछ नहीं कहता। सभी डॉक्टर आ जाते हैं और आईसीयू के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मृत्युंजय की तरफ देख कर बोले, मिस्टर सारंग, हो सके तो उन्हें होश में आने में कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि पॉइजन वाले केस में पेशेंट 3 दिन तक भी बेहोश होता है। हम 2 दिन और वेट कर लेते। डॉक्टर की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद मृत्युंजय डेविड की तरफ देख कर बोला, तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ पर जिस पर डेविड बोला, और ऑफिस शोभित है ऑफिस संभालने के लिए, तुम जाकर रेस्ट कर लो। मृत्युंजय ने जवाब दिया जिस पर डेविड अपना सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। मृत्युंजय वहीं बेंच पर बैठ जाता है। उसे कल की हुई अधिराज और उसके बीच की बातें याद आने लगती है जिस बारे में वो सोचने लगता है। इधर हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में अधिराज बेंच पर बैठे हुए थे और मृत्युंजय अपने पैंट के पॉकेट में जब डाले उनके सामने खड़ा हुआ तो पैंट के पॉकेट में हाथ डाले जब उनके सामने खड़ा हुआ था तो मृत्युंजय अधिराज को कुछ न कहता हुआ देखकर बात आगे बढ़ते हुए बोला, क्या आपने इस तरीके से मुझे सफ़ेद दीवारों को देखने के लिए बुलाया है? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। जिस पर अधिराज मृत्युंजय को देखते हुए बोले, मैंने देखा कि तुम सभी किस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए हो और मेरे बच्चे से काफ़ी प्यार करते हो। ये सुन मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, आप हर बात गलत कहते हैं। वो आपका बच्चा ज़रूर है लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अधिराज मृत्युंजय को गहरी नज़र से देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि तुम बाप बनने वाले हो। मृत्युंजय के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो अधिराज को देखते हुए कहता है, आपको उससे क्या लेना देना? अधिराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, दरअसल बात यह है मृत्युंजय कि मेरे बच्चे को तुम लोगों ने जन्म से पाला है और तुम कहना चाहते हो कि तुम उसे मुझे वापस नहीं करोगे। जिस पर मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, वापस नहीं करोगे वाली कोई बात नहीं है मिस्टर राजन। विकी खुद आपके साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो हमसे जुड़ा हुआ है। अधिराज तिरछी मुस्कान के साथ बोले, तो बचपन से जो लोग हमसे जुड़े होते हैं वो हमसे दूर नहीं जाते, यही कहना चाहते हो ना? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, और विकी मेरा भाई है, मैं उसे आपके साथ नहीं जाने दूंगा। अधिराज कुछ पल चुप रह कर बोले, मैंने एक फैसला लिया है। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, आपके फैसले से मेरा क्या लेना देना? अधिराज कुर्सी से खड़े होकर बोले, मैं विकल्प को लेकर हैदराबाद नहीं जाऊंगा। मृत्युंजय थोड़ा सरप्राइज होकर बोला, आप पिछले 2 दिनों से रट लगा कर बैठे हैं कि आप अपने बेटे को लेकर जाएंगे और अचानक फैसला बदल दिया गया, क्यों?
अधिराज मृत्युंजय के सामने आकर बोले, तुम विकल्प को अपने पास रखो, बदले में मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए, वो भी नवजात। जिस तरह से मेरा बच्चा पूरी दुनिया के नज़रों में मर चुका है, उसी तरह तुम्हें भी अपने औलाद को पूरी नज़रों के सामने मारना होगा। बताओ, शर्त मंजूर है? मैं विकल्प को लेकर नहीं जाऊंगा। अधिराज की बात पर मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से कस उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शुक्र मनाया हम अभी हॉस्पिटल में हैं, वरना आपकी लाश सीधा हैदराबाद पहुंचती। दोबारा अगर मेरी औलाद के बारे में जिक्र भी किया तो भूल जाऊंगा कि आप हैं कौन और आपके कितने कनेक्शन हैं, क्योंकि मृत्युंजय के गुस्से के सामने आपके वो कनेक्शन भी घुटने टेकते हैं, समझे? इतना कहकर मृत्युंजय दीवार पर हाथ मारते हुए गुस्से में वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है। अधिराज मृत्युंजय को जाता हुआ देख एक गहरी सांस लेकर वहीं पर सिगरेट पीते हुए बैठ जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मेरा बच्चा मेरा है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। इतना कहकर मृत्युंजय वहीं बेंच से सिर टिकाकर बैठ जाता है और आईसीयू को एक टक देखने लगता है। इधर सारंग बिल्ला में शोभित का कमरा, शोभित ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी अदिति वॉशरूम से बाहर आ जाती है। उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थी। शोभित अदिति को आया हुआ देखकर क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारा सारा सामान क्लोजेट में है, तुम यूनिवर्सिटी जाओगे तो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिसे सुनकर अदिति शोभित के पास आकर उसे गले लगा लेती है तो शोभित उसे अपनी बाहों में भरकर उसे पीठ को थपथपाते हुए कहता है, अदिति। अदिति धीरे धीरे रोते हुए बोली, मम्मा मुझे क्यों छोड़कर चली गई, मैं तो उन्हें परेशान भी नहीं करती थी। शोभित अदिति से अलग होकर उसके चेहरे को पकड़कर बोला, किसी के चले जाने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अदिति शोभित के शर्ट को देखते हुए बोली, आपका शर्ट गीला हो गया। जिस पर शोभित अपने शर्ट को एक नज़र देख कर बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा गीला था। अदिति अपने आंसुओं को साफ करते हुए शोभित को घूर कर बोली, मैं इतना भी ज़्यादा नहीं रोती और मेरे आंसू भी तो नहीं निकल रहे थे। शोभित अदिति के चेहरे को साफ करते हुए बोला, तुम नहा कर आई हो ना, चेहरा साफ नहीं है तुम्हारा, मैं आंसुओं की बात नहीं कर रहा था। जिस पर अदिति शोभित के हाथ को पकड़ लेती है तो शोभित उसकी तरफ देखने लगता है। अदिति एक नज़र बंद दरवाजे को देखने के बाद शोभित से हल्का सा करीब आकर बोले, आप ऑफिस जा रहे हो? शोभित अपने धड़कन को कंट्रोल करते हुए बोला, भाई जरूरी काम से बाहर गए हैं और विप्लव ही नहीं है, अमृत भाई अपने ऑफिस जाएंगे, इसलिए मुझे भी अभी ऑफिस जाना होगा। क्यों, क्या कोई काम था? अदिति अपना सिर उठाकर शोभित को देखते हुए उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए बोली, मैं अकेले रहूंगी तो रोना शुरू कर दूंगी। ये सुन शोभित अदिति से बोला, तो क्या तुम मेरे साथ ऑफिस जाना चाहती हो? जिस पर अदिति कंफ्यूजन भरी नज़रों से शोभित को देखते हुए बोली, और मेरा यूनिवर्सिटी आप जाओगे पढ़ने के लिए? शोभित अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो कि अकेले रहोगी तो रोना शुरू कर दोगी? जिस पर अदिति शोभित को देखते हुए बोली, वापी को भेजो मेरे साथ, मैं वापी के साथ जाऊंगी। शोभित अपना सिर हिलाकर उसे क्लोजेट की तरफ भेजते हुए बोला, जाकर रेडी हो जाओ, मैं विप्लव को कॉल करता हूँ। अदिति शोभित के शर्ट को पकड़ते हुए बोली, मुझे किस करना है। जिस पर शोभित अदिति के हाथ से अपना शर्ट छुड़ाते हुए बोला, नहीं, परसों जो कुछ भी हुआ था सिर्फ मेरे ड्रग होने की वजह से, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो रेडी हो जाओ। अदिति 2 मिनट इस बारे में सोचने के बाद अपना हाथ आगे करते हुए बोली, आर्म रेसल फिर डिसाइड होगा, आपकी बात माननी चाहिए या मेरी? शोभित अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ये ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारे हाथ बहुत पतले हैं। जिस पर अदिति शोभित को उसके कॉलर से पकड़ अपने पास खींच कर बोली, तो मुझे किस कीजिए। शोभित अदिति से अपने कॉलर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अदिति
तुमने इतनी कसकर मेरे कॉलर को पकड़ा है। हम रात को करेंगे ना, मुझे अभी ऑफिस जाना है, प्लीज़। अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, पहले एक गेम हो जाए, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि हमें क्या क्या करना है। शोभित अपने कॉलर को छुड़ाने के बाद ठीक करते हुए बोला, क्या क्या करना है का क्या मतलब? तुमने सिर्फ किस की बात की? जिस पर अदिति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, अभी किस की बात की? मैंने रात को नहीं। शोभित हताश होकर अदिति से बोला, ऐसा क्यों कर रही हो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे यार, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता अभी। अदिति शोभित की बात पर हैरान होते हुए बोली, प्रेग्नेंट? मैंने मेडिसिन नहीं खाए थे। शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, ओके शांत हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँगा, हम वहाँ पर कंसल्ट करेंगे, ओके? अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, हम रात को कंटिन्यू करेंगे। शोभित अपना सिर हिलाता है और अदिति को ज़बरदस्ती क्लोजेट की तरफ भेज देता है और फिर अपने शर्ट को ठीक करते हुए जैकेट पहन लेता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से करते हैं। कहानी चले तो प्लीज़ चैनल को लाइक समाज शेयर जरूर। उस स्टूडियो के एक कॉन्फ्रेंस रूम में 5 लोग बैठे हुए थे। उनमें से सब लोगों ने ब्लैक कलर के शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहन रखे थे और सभी एक से बढ़कर एक हॉट थे। उनमें से 2 लड़की भी थी जिन्होंने अपने बालों को फ्रेंच स्टाइल में डिजाइन किया हुआ था। तभी उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलता और एक लड़का जिसने अपनी आंखों में नकाब लगा रखा था अंदर आता है। वहाँ पर बैठे सब लोग उसे देखकर मुंह बनाते हैं, जिस पर वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है, मेरी शक्ल में क्या है? क्या कुछ लगा है जो तुम लोग मुझे देखकर मुंह बना रहे हो? लड़के उसकी बात पर बोले, ऐसा तो नहीं है, नहीं कि तुम्हारे खूबसूरत मुखड़े को हम में से किसी ने नहीं देखा, तो तुम ये मास्क लगाकर क्यों आए? जिस पर वो लड़का अपने आंखों में लगे मास्क को निकाल कर टेबल पर रखते हुए उस लड़की से बोला, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगता? वो लड़के अपने निचले होठों को हल्का सा बाइट करके बोली, क्या तुम आज रात को मेरे साथ 2020 का मैच खेलना पसंद करोगे? वो लड़का 2 मिनट सोच कर बोला, 120 क्या स्पीड कैसी रहेगी? जिस पर वहाँ पर चश्मा लगाकर बैठा लड़का उससे बोला, आज मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइट है, मुझे जाना है, बकवास करना बंद कर सकते हैं? उसकी बात पर वो लड़का उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, अलीना, इसे उठाकर सीधा उस नेशनल कंपटीशन के ऑडिटोरियम में फेंक कर जाओ। जिस पर वहाँ पर शांत बैठा एक और लड़का बोला, अगर तुम लोगों को बकवास करनी है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसकी बात पर अलीना बोली, ये मत भूलना कि आज हम लोगों का एक मैच है। जिस पर नकाब पहनकर आया हुआ लड़का बोला, मैं कल जो तुमसे पूछा था उसका जवाब दे सकती हूँ? अलीना उसकी बात पर बोली, हो, मैंने इन्वेस्टिगेशन की तब पता चला कि तुम्हारे उस रिलेटिव को पॉइजन दिया गया है। अलीना की बात पर फाइट वाला लड़का बोला, आई मेक श्योर जिसने भी ये किया है पावरफुल होगा। तुम्हें क्या लगता है वायरस? नकाब वाला लड़का उसकी बात पर अपने दांत पीस कर बोला, वीएस ना कि वायरस। अलीना एक पेन ड्राइव वीएस के सामने रखते हुए बोली, जिस बंदी का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था ये रहा, अब बाकी डिटेक्टिव बनना बंद करो और आज हमारा मैच है। वीएस अलीना की बात पर अपना सिर हिलाकर पेन ड्राइव कर लेता है और उसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट करता है। जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। आखिर में उस पेन ड्राइव को अपने जेब में रखते हुए बोला, अलीना, रात को तुम फ्री हो क्या? अलीना अपना सिर हिलाते हुए बोली, अगर मैच के बाद नहीं थकती तो फ्री हूँ समझो, वरना सो जाऊँगी। वीएस अपना सिर हिला देता है और कहता है, तो चले आज के मैच के लिए रेडी। वीएस की बात पर सब अपना सिर हिलाते और उसे कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर एक बड़े से लग्जरियस रूम में चले जाते, जहां पर बहुत सारे गेमिंग इक्विपमेंट रखे हुए थे। सभी अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। फिर उन लोगों एक सामने वाली टीम के साथ कंपटीशन शुरू होता है। दोपहर का वक्त गोवा खन्ना बंगलो, प्रकृति अभी भी बड़े मज़े के साथ सो रही थी। तभी ठंडे पानी की बारिश होती है उसके ऊपर, जिस पर प्रकृति चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। प्रकृति का पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, क्योंकि उस पानी में बर्फ मिलाया गया था, जिस कारण वो बिल्कुल आइसलैंड के माइनस टेम्परेचर के पानी जितना ठंडा था। प्रकृति कपकपाती नज़रों से सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर ऋतिक ब्लैक वेस्ट के साथ नीचे ब्लैक लोअर पहना खड़ा उसे घूरे जा रहा था। ऋतिक को अपने सामने देख
का प्रकृति पहले कंफ्यूज होती है, फिर उसे पिछली रात की सारी चीज़ याद आने लगती है। सब चीज़ों को याद करने के बाद प्रकृति ऋतिक पर चिल्लाते हुए बोली, तुम गुंडे पुनौती कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करते हुए यहाँ आने की। ऋतिक बकेट को उठाकर प्रकृति को मारने के लिए ऊपर करता है। प्रकृति डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे दर्द का एहसास नहीं होता तब वो अपनी एक आँख खोलकर ऋतिक की तरफ देखती है, जो कि बकेट को उठा अभी भी खड़ा उसे घूर रहा था। प्रकृति अपनी आवाज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए ऋतिक से बोली, इससे लग जाएगी ना, मुझे नीचे कर दो, मैं नहीं चिल्लाऊंगी प्लीज़। ऋतिक बकेट को नीचे कर प्रकृति को घूरते हुए बोला, शक्ल देखिए अपनी आईने में, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। ऋतिक के बाद फिर प्रकृति उसे घूर कर बोली, हाँ मेरी शक्ल तो बहुत घटिया है, तुम तो किसी कामदेव के अवतार हो। ऋतिक फुल टशन के साथ खड़ा होते हुए बोला, तुम्हें कोई शक है क्या। ऋतिक के बाद पर प्रकृति उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपने होठों को लीक करती है, जिस पर ऋतिक कहता है, तुम्हारी आंखों से हवस छलक रही है। ये सुन प्रकृति ऋतिक से अपनी नज़र हटाते हुए बोली, तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ऋतिक अपने लोअर के जेब में हाथ डालते हुए प्रकृति को घूर कर बोले, तुम बताओ आधे कपड़े में तुम रात को मंजुलिका बनकर क्यों नाच रही थी। ऋतिक की बात पर प्रकृति अपने दांत पीस कर बोली, मंजुलिका। ये कहते हुए अपनी आवाज़ नीचे कर लेती है, क्योंकि ऋतिक ने फिर से बकेट उठा ली थी। प्रकृति बकेट को देखकर धीरे से बोली, तुम बार बार मुझे डरा क्यों रहे हो। हम दोस्त तो यहाँ पर पार्टी करने आए थे, लेकिन तुम कबाब में हड्डी बन गए। ऋतिक अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, ओह रियली, मैं कबाब में हड्डी बन गया या तुम्हारे ऐश के बीच में आ गया। प्रकृति ऋतिक को घूर कर बोली, मैं कोई ऐश नहीं कर रही थी, सब लोग डांस कर रहे थे तो मैं भी कर रही थी। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा ब्लड सैंपल दिए हैं पुलिस वाले को, अगर ड्रग्स निकला ना तो तुम्हारी बॉडी से तो जाना जेल के अंदर, और जो यूपीएससी के साथ IAS बनने का सपना है ना, उसी दारू में घोल कर पी जाना, मैं नहीं बचाने वाला। प्रकृति ऋतिक के बात पर हैरान होते हुए, ड्रग्स? मैंने ड्रग्स नहीं लिए, मैंने बस थोड़ा सा पिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा हो गया। ऋतिक बकेट को बिस्तर से नीचे रखते हुए बोला, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। प्रकृति जल्दी से बिस्तर से उतरती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने एक सफ़ेद रंग का ढीला ढाला नाइट सूट पहना था, जो कि किसी लड़की का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, और ठंडे पानी के कारण उसका नाइट सूट पूरी तरीके से बदन से चिपक चुका है। ऋतिक प्रकृति का ट्रांसपेरेंट नाइट सूट को देखने लगता है, जिस पर प्रकृति जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर खुद को कवर करते हुए ऋतिक को घूर कर कहती है, मुझे लगा था तुम बिहेवियर से बस घटिया हो, लेकिन तुम्हारी तो नीयत ही घटिया है। ऋतिक अपना सिर हिलाते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, जिसने तुम्हें बचाया और पुलिस स्टेशन जाने से रोका, तुम उसे घटिया कर रही हो, वरना ये जो 12 बजे सो कर उठ रही हो ना, मच्छर तुम्हें पूरी तरीके से पी जाते हैं जब हवालात में पूरी रात बितानी पड़ती है। प्रकृति जल्दी से ऋतिक के सामने जाकर बोली, ऋतिक प्लीज़ मुझे बचा लो, मैंने सच में ड्रग्स नहीं लिए थे। ऋतिक एक तिरछी मुस्कान के साथ प्रकृति के साथ अपने कदम बढ़ाकर बोला, ओके तो बताओ क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए। प्रकृति ऋतिक के चेहरे के मुस्कान को देखते हुए ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर करके बोली, खुद को देने के अलावा तुम कुछ भी कहो। ऋतिक प्रकृति के चेहरे को पकड़कर अपने पास लाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता और बड़े ही पैशन के साथ उसके होठों को स्मूच करने लगता है। प्रकृति का पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। ऋतिक के शरीर से आ रहे गर्माहट को महसूस कर प्रकृति की आंखें बंद हो जाती हैं। ऋतिक प्रकृति के तकरीबन 5 मिनट किस करने के बाद उसे दूर करके बोला, मुझे तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल मंजूर नहीं है। प्रकृति अपनी आंखें खोलकर ऋतिक की तरफ देखती है, जो कि उसे 4 कदम की दूरी पर खड़ा था। प्रकृति ऋतिक की तरफ देखने लगती है, फिर हैरान होकर कहती है, तुमने अभी मुझे किस किया, मुझे फिर से किस किया। ऋतिक वहाँ से जाते हुए बोला, कपड़े बदल लो, बदबू आ रही है तुमसे। ऋतिक की बात पर प्रकृति ब्लैंकेट हटाकर खुद को स्मेल करने लगती है, तो उसे पसीने की बदबू के अलावा और कुछ नहीं आता। प्रकृति मुँह बनाते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद बाथरूम पहन कर आती है तो पाती है कि उसके पास कोई कपड़े नहीं। तो प्रकृति बाथरूम को ध्यान से देखने के बाद उसे ठीक से बांधते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। तो बाहर कोई भी लड़की नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ बॉडीगार्ड थे, जो कि मुंबई से अलग थे। प्रकृति कमरे से निकलकर पूरे बंगले को देखने लगती है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत से मेंटेन करके रखा गया था।
प्रकृति वहाँ पर काम कर रहे एक बटलर से बोली, आई नीडेड क्लॉथ्स फॉर मी। बटलर प्रकृति की बात पर उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद अपना सिर झुकाकर बोला, गो टॉक टू द बॉस मैम। प्रकृति बटलर के बात में मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता उसका कमरा कहाँ पर है। बटलर ऊपर के फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ऊपर। प्रकृति बटलर की बात पर अपना सिर हिलाकर ऋतिक के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। प्रकृति ऊपर जाकर ऋतिक के कमरे पर का दरवाज़ा खोल सीधा अंदर घुसी चली आती है तो उसकी नज़र ऋतिक के बेड के पीछे बने पेंटिंग पर जाती है जिसमें ऋतिक की पेंटिंग बनी हुई थी। वो पूरे वॉल के बराबर थी। प्रकृति कमरे में आकर पूरे कमरे को स्कैन करते हुए इधर उधर देखते हैं तो बगल वाले वॉल पर लगे एक पेंटिंग पर उसकी नज़र जाती है जिसमें एक 20 साल की लड़की की मुस्कुराते हुए तस्वीर थी और उसके साथ में उसी का ही हम उम्र एक लड़का भी था। प्रकृति बड़े ध्यान से उस पेंटिंग को देखने लगती है। तभी उसे अपने कंधे पर गर्म सांस महसूस होती है जिस पर प्रकृति जल्दी से पलट कर देखती है तो ऋतिक ब्लैक शर्ट पहने उसे ही बुरी तरीके से घूरे जा रहा था। ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए प्रकृति 2 कदम पीछे होकर बोली, वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋतिक ने उसकी बात को बीच में काट कर जिस पर प्रकृति घबराहट में बोली, मुझे कपड़े चाहिए थे। ऋतिक अपने दांत पीसकर बोला, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? प्रकृति जल्दी से बोली, मुझे ठंड लग रही थी माँ। ऋतिक अपने कदम प्रकृति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो बिस्तर पर तुम्हें गर्म करता हूँ। प्रकृति अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कपड़े चाहिए। ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच कर बोला, मेरे कहने का मतलब था चलो मैं तुम्हें गर्म करता हूँ। प्रकृति ऋतिक से अपने हाथ को छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अब आगे गोवा में खन्ना बंगलो। प्रकृति के ऋतिक से ये कहने पर कि वो उससे बदतमीजी क्यों कर रहा है तो ऋतिक गुस्से से बोला, और ये तुम्हारा कौन सा मैनर्स है जो तुम बिना मेरी इजाज़त के मेरे बेडरूम में मुंह उठाकर घुसी चली आई हो? कौन तुम? प्रकृति ऋतिक के बात पर उसे घूरते हुए बोली, तो बिना किसी रिश्ते के मेरे करीब क्यों आते हो? ऋतिक प्रकृति के बाजू को कसकर पकड़कर बोला, निकलो मेरे कमरे से। प्रकृति ऋतिक से अपने बाजू को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ऋतिक तुम इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, मुझे कपड़े चाहिए। ऋतिक प्रकृति की बातों को अनसुना करते हुए उसे लेकर अपने बेडरूम से बाहर आता है और नीचे लॉन में ला जोर से कहता है, शेलवन। ऋतिक के चिल्लाने पर जल्दी से वहां आकर बोला, यश बॉस। ऋतिक शेलवन की बात पर उसे प्रकृति की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जिस भी होटल में रुकी है उसे यहाँ दफा करके आओ। प्रकृति ऋतिक की बात पर उस गुस्से से बोली, ठीक है चली जाऊंगी, नहीं मर रहे हो तुम्हारे साथ रहने के लिए, लेकिन अपनी यह मनहूसियत भरी शक्ल दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। ऋतिक प्रकृति को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देता है जिस पर प्रकृति पीछे से ऋतिक पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम यही अकेलापन डिजर्व करते हो क्योंकि तुम जैसा इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। जो दूसरे को खुशी छीनते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। शेलवन जल्दी से प्रकृति के सामने आकर बोला, मैम चलिए यहाँ से। प्रकृति शेलवन की बात पर गुस्से में चिल्ला कर बोली, जाओ मरो अपनी उसे पूर्वी के साथ। तुम जैसे एक ब्लडी गैंगस्टर को उसकी जैसी लड़की ही डिजर्व करती है, मेरे जैसे इज्जतदार फैमिली की नहीं। ऋतिक जो कि सीढ़ियों के पास पहुँच चुका था उसकी बात सुनकर नीचे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। ऋतिक का थप्पड़ इतना तेज था कि प्रकृति को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने गर्म लोहा उसके गाल पर रख दिया हो। प्रकृति की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ऋतिक उसके दर्द को इग्नोर कर उसके जबड़े को कस कर हुए अपने दांत से पीस कर बोला, किस इज्जतदार फैमिली की बात कर रही हो जो पॉलिटिशियन के साथ मिलकर लड़कियों के स्मॉलिंग करते हैं और दिन में देशभक्त बनते हैं? ऐसे परिवार को इज्जतदार नहीं गद्दार कहा जाता है और बहुत जल्दी यह साबित करके रहूंगा मैं। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति को झटके से छोड़ देता है। प्रकृति अपने गाल पर हाथ रखे रोते हुए बोली, तुम्हारी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं और मेरे फैमिली रेपुटेशन को खराब करना चाहते हो? ऋतिक एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ओह रियली? फैमिली रेपुटेशन तो तुम बताओ। जहाँ पर मेरे लोग लड़कियों को बचाने के लिए गए थे तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा था? प्रकृति ऋतिक की बात पर बोली, तुमने कहा कि तुम ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे थे, तब मेरा भाई बीच में आया था। ऋतिक हल्का सा हंस कर बोला, जुबान का क्या है, वो तो कुछ भी कहता है। तो तुम बस ये सोचो कि तुम्हारे फैमिली वाले गद्दार है या इज्जतदार। इतना कहकर ऋतिक शेलवन को एक नज़र देखने के बाद
अपने कमरे की तरफ चला जाता है। प्रकृति के कान सुन्न हो गए थे। वही सेल्वन प्रकृति से बोला, मैम चलिए कार रेडी है। प्रकृति सेल्वन के बात पर बिना कुछ कहे सीधा बदहवासी में बंगलों से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। सेल्वन प्रकृति के लिए कार का दरवाज़ा खोलती है तो प्रकृति चुपचाप उसमें बैठ जाती है और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वहीं अपने बालकनी के खड़े खिड़की के पास ऋतिक अपने पैंट की जेब में हाथ डाले प्रकृति को एक बिना किसी भाव को देख उनकी गाड़ी वहां से आगे की तरफ बढ़ जाती है। प्रकृति के जाने के बाद ऋतिक सिर घुमाकर वॉल पर लगे उस तस्वीर को देखने लगता है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी यादें आने लगती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।